गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइस, सबसे पहले तो सभी लोगों को गणेश विसर्जन जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो भी विशेष हैं, गणपति बप्पा जो है वो उन विशेष को पूरी करें। इसी के साथ हम आज के अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 6 सितंबर 2025 और ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, ये जितने भी स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे करंट अफेयर्स यहां पर करवाए जाते हैं। ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो फटाक से नंबर पर कांटेक्ट करिए, बताइए कि कौन से कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉल कीजिए और ज्वाइन करिए कोर्सेज को। बिल्कुल प्रॉपर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। लेटेस्ट ट्रेंड और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी होती है। हर साल लेटेस्ट कोर्स जो है वो नजर आएंगे, हर साल कोर्स अपडेट होते हैं। और हाँ, एक और बात, जब भी कॉल करो तो बता देना कि करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को आप रेगुलरली फॉलो करते हो सकता है आपको अच्छा एक डिस्काउंट मिल जाए। और ये है आज के सभी टॉपिक्स जिनको एक एक करके डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के हमारे पहले टॉपिक से। तो देखिए गाइस, सबसे पहला टॉपिक जो है वो 200th बर्थ एनिवर्सरी दादा भाई नरोजी जी से रिलेटेड है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, दादा भाई नरोजी जी के बारे में, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो था, इवन सामाजिक सुधार, जो सोशल रिफॉर्म था और आर्थिक विचार, इनके जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थे या फिर पूरे इंडिया की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, उसको शेप करने का इन्होंने काम किया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। 4 सितंबर 1825 इस दिन इनका जन्म होता है। लिख लेना भैया, 4 सितंबर 1825। जितनी चीज बोलूंगा लिखने के लिए वो चीज बस आप नोट डाउन करेंगे। दादा भाई नरोजी लिख लो आप, 200 बर्थ एनिवर्सरी लिख लो आप। अब आगे की चर्चा करते हैं। देखो, जन्म के बारे में आपने लिख दिया। बॉम्बे में इनका जन्म होता है, एक पारसी जोरास्ट्रियन परिवार में है। पर्सनली वो एक मैथमेटिशियन, ट्रेडर, एजुकेटर और पॉलिटिकल लीडर थे। तो इनके प्रोफेशन के बारे में चाहो तो जो है वो लिख सकते हो। पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके कॉलेज की बात करें, कभी कभी कॉलेज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। एल्फिनस्टोन कॉलेज बॉम्बे का 1855। बॉम्बे में पहले इंडियन प्रोफेसर बने थे ये, फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर इस पर्टिकुलर कॉलेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रिटिश डोमिनेटेड समय, देखो 1855 का समय था, ब्रिटिशर्स किसी को ऊपर उस समय जाने दे नहीं रहे थे टॉप पोजीशन पे, और ये तो टीचिंग पोजीशन है भाई। तो सोचो आप, उस समय में इंडियन प्रोफेसर बनना कितना महत्व रखता था। पावर देखो आप, यानी कि पर्सनालिटी को समझो। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, तैयारी करने में सिर्फ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रटने में जो है वो अपना टाइम पूरा लगाते रहते हैं, थिंकिंग करते ही नहीं है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो भाई, मेंस का आंसर भी तो लिखना है। ये फैक्ट्स ही बस पढ़ते रहोगे तो मेंस के आंसर में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी। सोचो कि उस समय देखो यार, ये कितने पावरफुल थे, इनका ऑरा कितना स्ट्रांग था, कितने डिसिप्लिन होंगे और कितने स्ट्रगल के बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स की बाउंड्री तोड़ के इंडियन प्रोफेसर बन गए भैया। ये पहले इंडियन प्रोफेसर, मानने वाली बात है। 1855 में, 1848 में देखो आप, लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी का फाउंडेशन रखा इन्होंने, जिसका उद्देश्य था मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करना। लिख लेना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीलिम्स में आ सकता है। 1849 तक 6 गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश करवाए। तो वुमेन अपलिफ्टमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। रास्त गोफर, रास्त गोफर, गोफ्तार, रास्त गोफ्तार, सॉरी, रास्त गोफ्तार, ट्रुथ टेलर, ये न्यूज़पेपर था इनका, इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला।
नेशनलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट आइडिया स्प्रेड किए इस न्यूज़पेपर के जरिए। रिफॉर्मिस्ट आइडिया, नेशनलिस्ट आइडिया कि सुधार करना है भाई। तो ये सब विचार जो है इस न्यूज़पेपर के जरिए इन्होंने प्रमोट किए। सोचिए आप, ये भी लिखिएगा, ये सभा का नाम रहनुमाई मजदायसन सभा, मजदायसन सभा, रहनुमा रहनुमाई रहनुमाई मजदायसन सभा 1851 का फाउंडेशन इन्होंने रखा कि भैया जो ऑर्थोडॉक्स, जो पारसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो पुराने समय की जो प्रथाएं जो चल रही हैं, रूढ़िवादी प्रथाएं, उसमें सुधार करो भाई। तो ये चीजें थी, सोशल इविल प्रैक्टिसेस जो उस समय चलती थी, उसको खत्म करने पर इन्होंने टारगेट किया। सबसे बड़ा उनका योगदान, जो अक्सर आपको, शायद आप में से काफी सारे लोगों को याद भी हो, और याद नहीं है तो याद रखना ही है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इनका, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, अक्सर एग्जाम में आता है कि ये थ्योरी किसकी है, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सिस्टमैटिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वेल्थ ड्रेन के मोड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मेंस में पढ़ाया जाता है आपको जनरल स्टडीज के जीएस पेपर 3 में। ये अगेन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इसमें बताया गया है कि भाई ड्रेन जो हुआ है, हमारे देश से जो पैसा बाहर गया है, वो कैसे गया है, एक्सेसिव टैक्स लगाया ब्रिटिशर्स ने, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, अत्यधिक कराधान। दूसरा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी और पेंशन में अनाप शनाप पैसा गया भाई। इंग्लैंड बहुत पैसा भेजा गया, यहां पर काम करने वाले लोगों ने रेमिटेंस किया, और ट्रेड पॉलिसी तो बिल्कुल ही अनफेवरेबल थी। तो ये देखो 4 चीजें इन्होंने लिखी। अब जब इसके नोट्स बनाओ तो ऐसे नोट्स बनाना, ये 4, 1, 2, 3 और 4, और ऊपर जो है वो लिखना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्यों हुआ, इन 4 चीजों के कारण। दिस इज द गेम। नेक्स्ट, उनकी 2 इंपॉर्टेंट किताबें हैं, किताबों का नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये किताब किसकी है, दादा भाई नौरोजी। ईयर ध्यान में रखना, 1876 1901। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो ये पूरी चीज लिख दोगे आप। इतना ही नहीं, ये मॉडरेट नेशनलिस्ट थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, पेटिशन, डिबेट्स, लीगल प्रोटेस्ट में विश्वास करते थे। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इवन ये भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसका फाउंडेशन उन्होंने रखा लंदन में, इंडियन इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। लंदन में उन्होंने ये चीज शुरू कर दी कि भाई देखो, इंडिया को है वो बर्बाद करना बंद करो। तो सोचो उस टाइम पीरियड पे, और देखो 1866 में ये लंदन में इन्होंने एक प्रकार से मूवमेंट एस्टैब्लिश कर दिया था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन मत करो इंडिया का। और इनका इन्फ्लुएंस देखो आप भाई, मतलब सैल्यूट मारना चाहिए। बॉम्बे के अंदर ब्रिटिश राज में ही 1855 में इंडियन प्रोफेसर बने। अपना इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि एक टाइम आया 11 साल में इन्होंने लंदन में है वो लंदन को हिलाना शुरू कर दिया भैया, कि इंडिया से, और वहां पे लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया कि ये ब्रिटिशर्स जो साले चप्पल पहन के गए थे भिखमंगे टाइप के, वो आज की डेट में वापस जो है वो ऐसे सूट बूट पहन के आ रहे हैं। बॉबूज कहा जाता था ना उनको, बोलते थे, एक अलग प्रोनाउंसिएशन उनका था। तो ये कैसे हुआ, इंडिया को ही तो लूट के हुआ। तो इन्होंने बताया कि लुटेरे हैं ये साले ब्रिटिशर्स। फिर इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी थी, मॉडरेट थे भाई ये बोलते थे कि अरे यार हम रिक्वेस्ट करेंगे, बहस करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। रेडिकल्स अलग थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेटिव्स, मॉडरेट, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो उदारवादी सोच वाले थे ये, जो इनकी पॉलिटिकल जो प्रोसेस थी या थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी मान लो, ये मॉडरेट नेचर की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर 1885 में बने ये दादा भाई नौरोजी। आईएनसी के भी फाउंडिंग मेंबर है। इंडियन नेशनल मूवमेंट
जो था उसका अर्ली फेज, मॉडरेट फेज, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन है। 1906 में उन्होंने कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया कि स्वराज है। सोचो आप, स्वराज जो शब्द है लोग अक्सर बोलते हैं कि गांधी जी जो है वो लेकर आए, नहीं, दादा भाई नरोजी जी ने 1906 में ही स्वराज डिक्लेयर किया था। पर्सनालिटी रीड करो, शास्त्री, नरोजी, है, लाला लाजपत राय, तिलक, है, नायडू। तो ऐसी टॉपिक्स उठाओ और एक पर्सनालिटी को रीड करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ब्रिटेन में उनका मेजर रोल था कि पहले इंडियन एमपी, देखो, लंदन इंडियन सोसाइटी तो उन्होंने बनाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाया, ब्रिटेन के अंदर कैंपेन किया इंडियंस के अधिकार के लिए कि इंडिया को इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। ये देखो आप, पहले इंडियन मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। सोचो भैया, लंदन में बैठे हुए थे, लंदन की ब्रिटिश की पार्लियामेंट में इंडियन मेंबर। ये भी लिख लेना। लिबरल पार्टी के लिए जो है वो फिन्सबरी सेंट्रल से लड़े थे। सोचो आप, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हमारा इंडियन उस समय बैठे हुए हैं, जिस समय ये लोग इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और जिस समय, सोचो, जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस किस चीज की भीख मांग रही थी इंडिया में इन लोगों से। भीख शब्द थोड़ा सुनने में आप लोग को शायद गलत लगेगा कि अरे कैसी बात कर रहे हो, बट दैट इज ट्रू। इनिशियल पीरियड में आईएनसी जो थी वो मॉडरेट फेस में थी, और उस समय ये हाथ जोड़ रहे थे कि अरे भैया हमें थोड़ी सी, हमें पढ़ते हो ना पॉलिटी, क्या क्या मेंशन है पॉलिटी के अंदर, पढ़ रहे हो ना, कि हमें वाइस रॉय काउंसिल में एक मेंबरशिप दे दी जाए, इंडियंस की भी बात सुनी जाए। बजट पेश होता था, इंडियंस को सुनने भी नहीं दिया जाता था। स्टार्टिंग तो सुनने से हुई, फिर धीरे धीरे बोलने दिया, फिर धीरे धीरे करके हमने अपनी डिमांड बढ़ाई। तो जिस समय इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स कब्जा खाए बैठे थे, उस समय ब्रिटेन के अंदर ये एमपी बन के बैठ गए। सोच रहे हो आप कितनी वजनदारी थी इनकी उसमें, पर्सनालिटी में। इस तरीके से कभी पढ़ा है दादा भाई नौरोजी को आपने? तो ये एक सीख लो कि आपको हर एक पर्सनालिटी को ऐसे ही पढ़ना है। थोड़ा रुको, आप रुको और सोचो कि अरे यार, ये तो उस समय एमपी थे, इंडियन मेंबर थे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। हम लोग सिर्फ ये पढ़ लेते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी, हो गया भाई। जब मेंस में लिखने का आएगा तो सिर्फ ये इतना ही लिख के आते हैं 90% लोग, और जो 10% होते हैं वो थोड़ा बहुत और लिखते हैं। और जो बस गिने चुने एक आधी परसेंट जो लोग होते हैं ना, एक आधी परसेंट, आधा परसेंट, वो इन सब बातों पे ध्यान देते हैं, और इसलिए एक आधी परसेंट, आधा परसेंट का सिलेक्शन होता है। इन्होंने मुद्दे उठाए कि भाई इंडियन पॉवर्टी के, इंडियन एक्सप्लॉइटेशन के, और कहा कि भाई हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए। वहां पर बात होना शुरू हुई, तब जाकर तो यहां पे डिमांड्स पूरी होना शुरू हुई ब्रिटिशर्स की। तो गेम दो तरफा होता है। लोग सिर्फ 2 4 5 लीडर के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हैं, बट सिविल सर्विसेज चाहती है कि आप मेजर पर्सनालिटी के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखें। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। गोखले, तिलक, गांधी ऐसे लीडर्स के मेंटर थे भैया। ये लोग याद रखते हैं तिलक को, गांधी को, उनके गुरु दादा भाई नौरोजी। सोचिए आप, गेम वही होता है कि आपका गुरु अगर पावरफुल है, गुरु की अप्रोच आपके प्रति बिल्कुल ठीक है, आपको सही डायरेक्शन में रखते हैं वो, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनका हाथ पकड़ के उनकी बात सुनना है, एडवाइस सुनना है और आगे बढ़ना है। जहां आप सही आदमी की एडवाइस सुनना शुरू करते हो ना, सुनो ना प्रेमानंद महाराज जी के, मैं तो बोलता हूं सभी स्टूडेंट्स को आधे घंटे प्रेमानंद महाराज जी का सेशन सुनना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। एक बार ट्राई करके देखना। रिलीजन के साथ चीजों को कनेक्ट मत करना। रिलीजन के साथ चीजों को कनेक्ट करके रखोगे तो उलझे रहोगे। 30 मिनट्स एवरी डे सिर्फ सुनो, मैं लगा के छोड़ दो, सिर्फ सुनो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक हफ्ते में सिर्फ आप सुनोगे नहीं, समझोगे। और 15 दिन में आप सिर्फ सुनोगे और समझोगे नहीं, उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर दोगे। इज वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, वेरी पावरफुल।
एंड फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आपको दिखाई देगा। पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिलना चाहिए, उसका फाउंडेशन रखने वाले भाई नारोजी थे। इंडियन मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ले गए। ये कोलोनियलिज्म के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई कि ये साले आके इंडिया को लूट रहे हैं। जो बोलते हैं ना इंडिया सोने की चिड़िया, इंडिया को लूटा गया, किसने समझाया? नरोजी ने। तो उनको याद रखना, उस पर्सनालिटी को सोचना जरूरी है। पावरफुल पर्सनालिटी यार, ऑरा पावरफुल है इनका। ड्रेन थ्योरी आज भी इकोनॉमिक जस्टिस और रिसोर्स एलोकेशन की बहस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीसफुल प्रोटेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की सोच डेमोक्रेसी के लिए अभी भी जरूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म उनकी विजन का हिस्सा था, जो आज वेलफेयर पॉलिसीज में दिखता है। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर देना। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? कमेंट बॉक्स में उनका नाम ही लिख दो एटलीस्ट आप। दादा भाई नरोजी, नाम जरूर लिखो। सभी लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, पता नहीं लोग इतने सारे देखते हैं लेक्चर को, कमेंट्स क्यों नहीं? कमेंट कर दिया करो जब बोलता हूं तो। खुद ब खुद वाइब्रेशन रिलीज होंगी भाई। आप मेहनत करोगे ना तो अपने अंदर मेहनत की वाइब्रेशन। लोग पड़े रहते हैं। बोला मैंने कि लिखो नरोजी का नाम, नहीं लिखे। क्यों लिखे यार, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, टालते हैं। टालोगे तो यार रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। जब मेहनत करते हो तो वाइब्रेशन आपकी रिलीज होती है मेहनत वाली, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट है। स्टार्ट करोगे ना तो करते रहोगे। जैसे होता है ना, अपना मन नहीं लगता, अपन सोचते हैं यार छोड़ो यार आज नहीं पढ़ रहा है। बट वहीं आप सोचो कि चलो ठीक है, काम करता हूं, एक टॉपिक उठाकर सुनना शुरू करता हूं, पढ़ना शुरू करता हूं, 5-10 मिनट में आपका मन वापस से लगने लग जाएगा पढ़ने में। और नहीं लग रहा तो लगाना पड़ेगा भाई। यही तो गेम है कि मन नहीं लगेगा, उसको पकड़ के खींच के लेके आना है, लगाना है। और ये गेम जिसने सीख लिया वो हर फील्ड में विनर है, हर फील्ड में। वो सुनी होगी ना एक लाइन कि मुझे एक किताब जो है वो बस दे दो और एक कोना दे दो, मैं शर्त लगा के देता हूं कि मुझसे पहले कोई आ जाए, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। ये अप्रोच भाई, तभी तो जिसकी अप्रोच है वो आज की डेट में आईएएस बन के बैठा है। तो ये अप्रोच सीखो आप, पढ़ना नहीं है। लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में हमें कोई सिलेबस बता दो, हमें पढ़ा दो। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पढ़ाने का है ही नहीं। जितना आपको पढ़ना था आप कॉलेज तक अपने पढ़ चुके हो। अब बस आपको कंसंट्रेशन करना है, फोकस करना है। और ये सब चीजें किताब सामने रख के नहीं आती है। मेडिटेशन, फोकस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मेडिटेशन करो, उसके बाद पढ़ो, देखना आप चीजें भूलोगे नहीं। लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं हम तो भूल जा रहे हैं सर, क्योंकि आपके माइंड का पावर ही डेवलप नहीं हुआ, आपने खो दिया है कॉलेज में मस्ती करके या स्कूल लाइफ में मस्ती करके। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रहेगा डिसिप्लिन में, तभी तो वो एक कोने में बैठकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन किताब फिनिश करके फर्स्ट आएगा। तो वो क्लेम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे नो हाउ टू प्ले द गेम। खेल कैसे खेलना है वो जानते हैं। और अगर जिस दिन आपने सीख लिया कि खेल कैसे खेलना है, आपको मजा आने लगेगा। एक जीत, दूसरी जीत, तीसरी जीत, कब्जा करना शुरू कर रहे हो। किया ना दादा भाई नौरोजी ने कब्जा इंडियन पार्लियामेंट में, एमपी। उस समय जिस समय लोग इंडियंस को कैसा तुच्छ मानते थे, पढ़ा है ना आपने। उस समय उन्हीं की पार्लियामेंट में बैठकर एमपी की पोजीशन में बैठे रहे भाई। तो छोटा मोटा गेम नहीं है, बड़ा गेम है। और इस बड़े गेम को बहुत कम ही लोग खेलना जानते हैं। देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हम फॉर्म भर देते हैं एग्जाम का, क्यों नहीं होता सिलेक्शन? द रीजन बीइंग इज दैट यू डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम, और देखो जो ये चीज बताता है ना, जैसे मैं क्यों बता पा रहा हूं, मेरे अंडर मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन देखा। मैं कभी नहीं कहता मैंने करवाया, ये करवाया, वो करवाया। द रीजन बीइंग इज दैट उन्होंने बस मेरी बात फॉलो करी, उसके अकॉर्डिंग चले और उनका काम हो गया। मैं अपनी अगर पर्सनल चीज की बात करूं तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो दूसरी चीज में, टीचिंग में, पढ़ाने में, गाइड करने में। पढ़ाना तो शब्द मैं यूज करता ही नहीं क्योंकि मैं पढ़ाता बहुत कम हूं। मैं गाइड करता हूं आप लोगों को। ये सब चीजें क्या है, पढ़ने वाली है। कभी तिलक के टॉपिक को जैसे मैंने आज पढ़ा है वैसे पहले कभी पढ़ा?
मैं समझाता हूं कि ये एक टॉपिक है, इसको इस तरीके से पढ़ लो तो गेम आपका है। तो ये सब चीजें डेवलप हुई हैं, आपको जो चीज मिल रही है ना यहां पर, उसके लिए भगवान का शुक्रिया मनाओ और फोकस के साथ चीजें पढ़ो। क्या हो गया दौलत? नहीं, वहां जाके कान खुजाओ अपना, यहां आवाज आएगी माइक पे नहीं तो। नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम के बारे में, जो इंडिया की रिसोर्स सिक्योरिटी और ग्रीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आइए तो पहले तो मैं थोड़ी सी चीज आपको बताता हूं कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक इंसेंटिव स्कीम, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। लिख लो। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ये बात आपको पता ही होगी, काफी बार हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करना। कोई मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, तीन कोई भी क्रिटिकल मिनरल्स के नाम दे दो। अरे भाई, आपके फोन की बैटरी काहे से बनती है? लिथियम। लिथियम इज अ क्रिटिकल मिनरल। और बताओ दो क्रिटिकल मिनरल के नाम, तीन के नाम बस पूछे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। 4 सितंबर 2025 को इन्होंने भैया लॉन्च कर दिया। ऑब्जेक्टिव यह था कि इंडिया के क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को जो है वो मजबूत बनाना और ग्रीन इंडस्ट्री को जो है वो बूस्ट करना। आगे की बात करते हैं। अब स्कीम के क्या क्या फीचर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप करना, कि हमारी कंट्री के अंदर हम खुद जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करें। सिंपल है भाई, कि सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना, क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करने की कैपेसिटी हम इंडिया के अंदर बना रहे हैं। इसके लिए बस ये स्कीम है, जो इस स्कीम के नाम से ही समझ में आ रही है, बस याद करने की भी आपको जरूरत नहीं, सिर्फ नोट्स बना लो। 6 साल 6 ईयर्स के लिए ये स्कीम लाई गई है, ये लिख लेना। 2025-26 से 30-31 तक 1500 करोड़ रुपए इस स्कीम में लगाए जा रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए लिख लो। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज रिपीट कर दी इन लोगों ने। हम लोग टारगेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, उससे ई वेस्ट निकालेंगे। लिथियम आयन बैटरीज स्क्रैप करेंगे। जब गाड़ी जब खराब हो जाती है ना पूरी, तो उसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स से हम लोग जो है वो काफी सारे कन्वर्टर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये जो है वो निकाल लेंगे। मतलब कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला काम कर रहे हैं, या वेस्ट टू वेल्थ वाले पर फोकस कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े इंटरप्राइज को फायदा होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, स्टार्टअप्स को फायदा होगा। 1/3 फंडिंग जो 1500 करोड़ रुपए की है, वो रिजर्व करके रखी है एमएसएमई के लिए। ये पॉइंट भी लिख लेना। फिर इंसेंटिव कैसे देना है? इंसेंटिव लिखने की उतनी जरूरत नहीं, सब्सिडीज वगैरह देंगे ये लोग। सब्सिडी जो है वो 40% देंगे सेकेंड ईयर पे, 60% देंगे 5वें साल पे, 20% देंगे स्टार्टिंग में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सब्सिडी देंगे, बस इतना लिख दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी। फिर यानी कि पहली बार में तो 20%, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की फैक्ट्री ओपन हो रही है तो 20 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी भैया फैक्ट्री ओपन करने के लिए। फिर फैक्ट्री चलाने के लिए फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लग रहा है दूसरे साल, तो 10 लाख रुपए का 40% सब्सिडी, 4 लाख रुपए सब्सिडी दे देंगे। फिर 5वें साल जो है वो 60% सब्सिडी दे देंगे। मतलब काम करते रहो भैया स्क्रैप का, और लोगों को फायदा मिलता रहेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी मिल रही है और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब्सिडी मिल रही है, दो चीज लिख लेना बस। मैक्सिमम इंसेंटिव्स देंगे 50 करोड़ रुपए बड़ी कंपनीज के लिए और 25 करोड़ रुपए छोटी कंपनीज के लिए, ये वाला फैक्ट भी लिख लेना। रिजल्ट क्या निकलेगा इससे? भाई इससे रिजल्ट ये निकलेगा 270 किलो टन एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी क्रिएट होगी। 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकल होकर एनुअली प्रोड्यूस होंगे।
8,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, 70,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। तो फायदा यह है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो रिसाइकल होंगे, ये फायदे होंगे इसके। तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सेक्टर, इसके लिए लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ जैसे मिनरल्स क्रिटिकल होते हैं भाई। तो जितने भी ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा। और इसमें चैलेंजेस सबसे बड़ा यही है कि डोमेस्टिक रिजर्व हमारे पास लिमिटेड है, माइनिंग ऑपरेशंस काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो तोड़ा फोड़ी करके निकालना होता है मेन चीज को, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ई वेस्ट से रिसाइकलिंग जो होती है वो सस्टेनेबल है और एक फास्टर ऑल्टरनेटिव है, बट टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, ये सब कुछ चीजें हैं। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम किस मिशन के अंडर लॉन्च की गई है? मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन? तो याद रखना, नेशनल क्रिटिकल इंडिया मिशन। नेक्स्ट टॉपिक अब आप लोगों के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने 29 अगस्त 2025 को ये रूल नोटिफाई किए हैं, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। एक नया रूल आ गया भैया, MOF CCC का, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025, लिख लो टाइटल, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। नाम समझ में आ रहा है? अब एनवायरमेंट की ऑडिटिंग करनी है कि एनवायरमेंट हम लोग को कितना फायदा दे रही है और कितना इसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही तो है ऑडिटिंग, और क्या है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इन्फोर्समेंट बाय CPCB, SPCB क्या है ये? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो रीजनल ऑफिसेज है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के। तो बताया जा रहा है कि सिर्फ यही ये सब चीजें लागू कर रहे हैं, बट दिक्कत यही है कि इनके पास मैन पावर की बड़ी कमी है, काफी कम इनके पास मैन पावर है। मतलब ये ऑडिटिंग का काम जो है वो सौंपा है किसको? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कर रहे हैं। अब हम थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल ऑडिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ये है एनवायरमेंट ऑडिट रूल 2025। क्योंकि देखो इनसे काम हो नहीं पा रहा इतना, तो हमने बोला कि नहीं यार, एक काम करते हैं, इस गैप को पूरा करने के लिए एक थर्ड पार्टी को लेकर आओ जो करप्शन फ्री रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो करप्शन फ्री रहेगी, और इनसे ये काम कर नहीं पा रहे हैं CPCB, SPCB, रीजनल ऑफिसेस, तो इस काम हो नहीं पा रहा है तो इनको सौंप दिया जाए काम, बस, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें होगा ये सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑडिटर का, तो ऑडिटर को एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी सर्टिफाई करेगी। तो एक एजेंसी है हमारी, एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, वो ऑडिटर्स को रजिस्टर करेगी। मतलब एक कंपनी जो है उसके अंडर ऑडिटर्स रजिस्टर्ड होंगे। और ये जो एजेंसी है ये किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? सर्टिफिकेशन देगी, रजिस्ट्रेशन करेगी ऑडिटर्स का, देखेगी कि प्रॉपर परफॉर्मेंस कैसा है, उसको मॉनिटर करेगी, कोई सही काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ट्रेनिंग करवाएगी ऑडिटर्स की। तो ये सब काम इस एजेंसी का होगा। एक एजेंसी है, सिंपल शब्दों में याद रखो, जिसके अंडर ऑडिटर रजिस्टर्ड होंगे और फिर ऑडिटर एनवायरमेंट की ऑडिटिंग करेंगे। ये नया रूल्स, नया नियम जो है वो कह रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा और भी कर रहे हैं ये लोग, ऑनलाइन रजिस्टर मेंटेन करेंगे ऑडिटर्स का, सर्टिफिकेशन जो है वो दिया जाएगा, किस बेसिस पर? सिर्फ रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स ही ऑडिट करेंगे, और सर्टिफिकेशन जो है वो दिया जाएगा प्रायर लर्निंग, अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग के आधार पर, कि उन ऑडिटर को कितनी जानकारी है एनवायरमेंट की, उसको जो है उनका यानी कि एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा। और एक नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन होगा जो ऑडिटर को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर वो एनवायरमेंट के ऑडिटर बन पाएंगे और एनवायरमेंट ऑडिटिंग को जो है वो अंजाम दे पाएंगे।
ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स की, ये कंप्लायंस बनाएंगे, इवैल्यूएट कंप्लायंस इवैल्यूएशन करेंगे कि एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, किस किस चीजों से नुकसान हो रहा है, एनालिसिस करेंगे, सैंपलिंग बनाएंगे, एनवायरमेंट कंपनसेशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एनवायरमेंट को अगर नुकसान हुआ तो उसका भरपाई कितनी होनी चाहिए, ग्रीन क्रेडिट रूल्स के अंदर ऑडिट करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर, और दूसरे एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट लेजिस्लेशन की ऑडिटिंग करेंगे। समझ गए? तो ये एनवायरमेंट के ऑडिटर्स के लिए नए नियम लेकर आए गए हैं, तो उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ओवरऑल मॉनिटरिंग करेंगी और गाइडलाइंस इशू करेंगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रीजनल ऑफिसर्स इंस्पेक्शन करेंगे बस। स्टीयरिंग कमेटी है जिसके चेयरपर्सन होंगे एडिशनल सेक्रेटरी, एक आईएएस ऑफिसर, वो पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे चीजों को। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? कंप्लायंस बेटर होगा भैया, पहला पॉइंट तो ये। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से ट्रस्ट बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इको मार्क, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन राइट्स को इंटीग्रेट करना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंटीग्रेट करना, ये इनका काम होगा। ठीक है, अनबायस्ड ऑडिट होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और सिटीजन के बीच में, पूरा डेटा डिजिटली वेरीफाई होगा, नॉन कंप्लायंस बहुत जल्दी डिटेक्ट होंगे और टाइम पर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकेंगे, और जो सही तरीके से पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो काफी अच्छा आर्टिकल था ये भी, जितनी चीज बस मैंने बोली उतनी चीज आपको नोट डाउन करनी है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्कूल के साथ को लोकेट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, सिर्फ सुनो ये वाला टॉपिक। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई गाइडलाइन जारी कर रही है जिसमें कह रही है कि 11 लाख आंगनवाड़ी सेंटर को प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के साथ को लोकेट करने का प्लान है, और ये जरूरी भी था यार, है ना। इससे फायदा जो है ये होगा कि आंगनवाड़ी और बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल जाएगा और एक रेगुलरिटी जो है बरकरार रहेगी, क्योंकि आंगनवाड़ी में जो सिखाया जाता है बच्चों को, माताओं को, कई बार क्या होता है कि उसमें डिसिप्लिन रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती, बट अगर स्कूल के नजदीक में होंगे तो ये डिसिप्लिन रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। तो ये चीज बोल रहे हैं कि फॉर्मल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है वो इनको अलाइन करना, बहुत बढ़िया। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आपको बस समझ सुन लो बस आप। ये बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लाया गया है, राइट, जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग बेस इंश्योर करता है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनके बीच के जो गैप्स हैं उनको फिल किया जाएगा। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इससे इंश्योर रहेगा कि अच्छा बैठने की, सीखने की जगह जो है वो मिल जाएगी आंगनवाड़ी को। बच्चे जो है वो रेडी हो जाएंगे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनको वहीं पर ही माहौल बचपन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। हेल्थ और न्यूट्रिशन और बेहतर होगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फीचर जो है वो क्या है गाइडलाइंस के? 11 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनको टारगेट किया गया है। अब उनको स्कूल के कैंपस में शिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे काफी सारी चीजें बेहतर होंगी, एलिमेंट्री एजुकेशन इंप्रूव होगी बचपन में ही बच्चों की, आंगनवाड़ी टू क्लास 1 ट्रांजिशन और तेजी से हो पाएगा, कम्युनिटी ओनरशिप और मॉनिटरिंग इजी बनेगी, है ना। तो काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होने से काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि अब आप लोग तो बढ़ रहे हैं, चलो आपको अपने डिसिप्लिन का ध्यान है क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है, बट जब आप स्कूल में थे, जब आप कॉलेज में थे, तब आपका मन नहीं करता हुआ जाने का कि छोड़ो यार नहीं आ रहा है? कई बार मन नहीं करता है, बट फिर भी आप जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको यह पता रहता है कि दूसरा भी आएगा, दूसरा भी तो जाएगा, एक पीयर प्रेशर रहता है। और जब आप वहां पे जाते हो तो नए नए प्लान्स बनते रहते हैं कि कल एक काम करना, तो टिफिन में पोहा लेके आना, मैं सैंडविच लेके आऊंगा, है मेरे प्लान ऐसे बनते थे, है। या कई बार मजे लेने वाले, थोड़े बड़े हुए तो फिर मजे लेने वाले प्लान बने कि आज इसकी बॉटल का ढक्कन खोल देते हैं,
फिर जब वो जाएगा तो उसका पानी छलकता रहेगा तो मजा आएगा देख के। ऐसी ऐसी तरंगी होती थी स्कूल में, है ना, कार्टून बना। फिर जब आप बड़े हुए, कॉलेज पे गए या कॉलेज खत्म किया, तब उस समय आपको अपना करियर बनाना है भाई, लाइफ बनानी है, तो उसके लिए आप डिसिप्लिन रह सकते हो। बट इनिशियल डेज में बच्चे डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, उनके लिए चाहिए उन्हें प्रेशर। और प्रेशर कहां मिलेगा? जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब पता होगा कि हाँ रोज इस जगह पे जाना है भैया, क्योंकि दूसरे लोग भी सेम जगह पर आएंगे, तो इससे एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है, स्कूल का फाउंडेशन बढ़ रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्कीम के फंड्स यूज होके आंगनवाड़ी को और बेहतर बना देंगे। तो आंगनवाड़ी को बेहतर करने का सरकार का ये अच्छा इनिशिएटिव है कि इसको लिंक कर दिया इन लोगों ने, किसके साथ? स्कूल्स के साथ, प्राइमरी स्कूल्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कोऑर्डिनेट करेंगी, इंप्लीमेंट करेंगी कि एक चीज हो जाए। स्टेट एजुकेशन और आईसीडीएस डिपार्टमेंट लोकल लेवल पर इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे कि जितने भी आंगनवाड़ीज हैं वो स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के कैंपसेस में स्टैब्लिश हो जाए। गांव क्षेत्रों में, सेमी अर्बन एरियाज में अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम मजबूत होगा कि बच्चे स्कूल जाने से पहले ही सीखने शुरू कर दें। 6 साल के छोटे बच्चों का न्यूट्रिशन ध्यान में रखा जाएगा, उनका कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो इंप्रूव होगा। डेटा शेयरिंग मॉनिटरिंग बेहतर होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स जो हैं यूनिवर्सलाइज हो जाएंगे 2030 तक, तो ये भी काफी अच्छी चीज है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। बस ये चीज ध्यान में रखना, इसकी डेफिनेशन लिख लो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ये पूरी चीज लिख लेना। एज ग्रुप 0 से 6 साल के बच्चे, कॉग्निटिव इमोशनल सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। भावनात्मक सामाजिक और शारीरिक विकास पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4.0 के साथ ये लिंक्ड है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन 2030 तक। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। मेजर सरकार के इनिशिएटिव जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर को वो करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो अब ये चीज देखिए आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी ये चीज जो है वो मेंशन्ड है ना, कि फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 ईयर्स के बच्चों के लिए, 0 to 18 ईयर्स तक पूरे बच्चों को इसमें कवर किया गया है। ये भी कहा गया है कि बच्चे स्कूल जाने से पहले जो है उनका ग्रोथ हो जाना चाहिए, है ना। देखो आंगनवाड़ी को भी इंटीग्रेट करने की इन्होंने बात करी थी, अर्ली प्राइमरी स्कूल में भी इंटीग्रेशन की बात करी थी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी है जो इस चीज को सपोर्ट करती है ना। इवन नेशनल करिकुलर और पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क ECCE के लिए NCERT के द्वारा भी लाया गया। फिर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। ऑब्जेक्टिव यही है कि आंगनवाड़ी को जो है वो इंटीग्रेट करना है और बेटर मॉडर्नाइज करना है, यानी कि सक्षम आंगनवाड़ी को बनाना है। तो ऑलरेडी सरकार की स्कीम आंगनवाड़ी को बेटर करने के लिए ऑलरेडी चल रही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। फोकस यही है कि प्ले बेस्ड लर्निंग, खेलते खेलते बच्चे जो है वो सीखें, मदर टंग और होम लैंग्वेज का उपयोग हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। 5 डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज और एस्थेटिक डोमेन्स में। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी जरूरी रहती है, वैसे लिखने वाली बात नहीं है। आंगनवाड़ी को स्कूल के साथ जो है वो इंटीग्रेट करो, 2025 का ये इनिशिएटिव आई गया है ना सरकार का। फिर ऐसे ही एक हम लोग को देखने को मिलता है बाल वाटिका क्लासेस, ये भी वैसे ही है। इसको केंद्र विद्यालय के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। ये चीज लिखना, ये फैक्ट जो होते हैं ना, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाल वाटिका को किसने इंप्लीमेंट किया, है ना। इसमें ये 3 साल से 6 साल के बच्चे जो है वो स्कूल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो पाए, शामिल हो पाए। फिर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत हम लोग को देखने को मिलती है। चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओ, हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कराओ, वैक्सीनेशन दो बच्चों को। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप सरकार लेकर आई,
परवरिश पेरेंटिंग कैंपेन्स चलते हैं, टॉय बेस्ड पढ़ाने की स्टाइल सिखाई जाती है और इसको टॉय कैथन के अंदर प्रमोट किया गया था। और इंडिया का टॉय फेयर, इंडियन टॉयज को भी जो है वो इंटीग्रेट करो इस चीज में। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो ये फैक्ट्स थोड़े से जो है वो ध्यान में रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब एक आर्टिकल में हमें एक डेटा बताता है कि इंडिया में 40% से भी कम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। कितनी मतलब खतरनाक चीज ये आर्टिकल बता रहा है कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी डिसेबल्ड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनको वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हुआ है जिसकी मदद से उनको सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट मिले। तो ये कितनी शॉकिंग बात ही हम लोग को आर्टिकल में देखने को मिल रही है और ये बड़ा मुद्दा है। 10 लोग डिसेबल्ड हैं और 10 में से 40% से कम लोग, यानी कि 3 या 4 लोगों के पास ही आप मान के चलो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, बाकी 6-7 लोग जो है वो वंचित हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से, हर 10 में से। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। 2011 का सेंसस बताता है हमें इंडिया में 2.68 करोड़ से ज्यादा दिव्यांगजन है, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 2.21%, लिख लीजिएगा। गांव क्षेत्रों में 2.3%, अर्बन एरियाज में 2.0%। ये बेसिकली आंकड़े हम लोग को देखने को मिल रहे हैं डिसेबल्ड पर्सन के। मेल्स में डिसेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिली है। अब एक प्रोजेक्ट था 2016 का, ये लिख लीजिएगा, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट 2016 का। किस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। हर एक व्यक्ति जो जो किसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिसेबल्ड है, हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको एक स्मार्ट कार्ड बेस्ड आईडी इशू किया जाता है। सर्टिफिकेशन स्टैंडर्डाइज करना और बेनिफिट्स को इजी बनाना, कि इजीली जो है वो बेनिफिट्स का एक्सेस जो है वो लोगों तक मिल सके, इसलिए इन्होंने आईडी क्रिएट करना शुरू करी 2016 से। बट एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? बहुत कम लोगों की वो आईडी जो है वो बनी हुई है। ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, एफिशिएंसी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, डुप्लीकेशन ना हो, पेपर वर्क रिड्यूस हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर। बट अल्टीमेटली हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिली कि ये बहुत कम लोगों तक इसका ये आईडी बनी है, बहुत कम लोगों को फायदा मिल रहा है। ऐसा क्यों सोचा है कभी? क्योंकि देखो ये डिजिटल आईडीज हैं जो तैयार की जा रही। गांव क्षेत्रों में आज भी लोग अवेयर नहीं है, लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आ रही। दीज आर द इश्यूज। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, 1995 के कानून को इसने हटाया और 2016 में एक और नया कानून आ गया। इन्होंने डिसेबिलिटी की कैटेगरी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। रिजर्वेशन दिया गया, 5% डिसेबल्ड को रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशन में और 4% जॉब्स को। ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 40% पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास यूडीआईडी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बाकी लोग वंचित हैं, जिनको ना गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, ना एजुकेशनल, ना एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन मिल रहा है, ना किसी प्रकार की सब्सिडी, पेंशन, हेल्थ केयर में सपोर्ट मिल रहा है। काफी सारे बैरियर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। गांव क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में अवेयरनेस की कमी है, पर्याप्त मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, और डिजिटल डिवाइड जिसका मैंने आपको जिक्र किया था वो भी एक बड़ा मुद्दा है। भेदभाव की वजह से सोशल स्टिग्मा भी हम लोग को देखने को मिलता है, और भेदभाव होता है जिसके कारण फैमिली जो है वो सर्टिफिकेट लेने से हिचकिचाती हैं। कोई नहीं चाहता अपने आप को डिसेबल्ड जो है वो घोषित करना कि भाई मैं डिसेबल्ड हूं, क्योंकि समाज में वो चीज रहती नहीं कि अरे ये तो दिव्यांगजन है ना, तो वो वाली चीज भी होती, तो फैमिलीज खुद नहीं बनवाती हैं, हिचकिचाती हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो सोशल सेफ्टी नेट से एक्सक्लूड हो जाते हैं,
इवन सरकार के पास प्रॉपर डेटा नहीं हो पाता अगर सर्टिफिकेशन नहीं आएगा प्रॉपर। तो भाई अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हम वेरियस इनिशिएटिव को जो है वो इंटीग्रेट करें, जैसे आशा है ना, एनजीओस, इन सबको, पंचायत को, अर्बन लोकल बॉडीज को, इनको शामिल करें, सर्टिफिकेशन को सिंप्लीफाई करें, यूडीआईडी को आधार, हेल्थ रिकॉर्ड्स और सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस के साथ लिंक करें। तो ये सोल्यूशन इस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं। नेक्स्ट भैया जीएसटी, 56th मीटिंग जीएसटी काउंसिल की, जिसको हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा हेड किया गया। और डिसीजन यही था, आप सभी लोग जानते ही होंगे, जीएसटी के स्लैब्स को सिंप्लीफाई करना और सिटीजन्स और बिजनेसेस के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना। 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी का नया सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो 7 स्लैब्स होते हैं, 7 होते हैं ना 4 लिखे हैं, मेजर 4 होते हैं, वैसे 7 का भी हमने पढ़ा था, आपको याद हो हमारे आर्टिकल्स में। 5, 12, 18, 28%, उसमें अब 2 ही बचेंगे, 5 और 18। ये बात पढ़ी चुके हैं हम लोग, कितनी बार पढ़ा है अभी हमने, ये तो याद हो गया होगा आपको। अब 2 स्लैब्स हैं। इसके अलावा एक और स्लैब है 40% का, जो सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे एप्लीकेबल होगा। ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। ठीक है, इसके फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए। एग्जिस्टिंग 4 स्लैब जो है वो अब 2 स्लैब कर दिए जाएंगे। 12% स्लैब आइटम मोस्टली 5% में शिफ्ट होगा, 28% वाला 18% में जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या ही बताना मुझे आपको, आप जानते हैं पान मसाला और ये सब चीजें तो महंगी होनी है, कर ही देना चाहिए। क्या लिकर जो है वो जीएसटी के अंदर आती है, और नहीं आती तो किस में आती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ये तो रिपीट हो गया यार, ये वाला टॉपिक पहले भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। इसके फायदे जो है वो क्या होंगे, भाई कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी, बिजनेसेस के लिए जीएसटी फाइल करना इजी हो जाएगा क्योंकि 2 ही स्लैब्स होंगे, है ना। कंप्लायंस बर्डन जो है वो कम होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि इसको आपको पढ़ना है, आर्टिकल 279 क्लॉज 1। इसके तहत जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत ये लाया गया। आर्टिकल 279A, सेंटर स्टेट्स का ज्वाइंट फोरम बनाना है, ये कहता है। ये चीज याद रखना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस मेंबर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ये मेंबर होंगे। तो मेंबर्स कितने हैं, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है जीएसटी काउंसिल के अंदर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर रेवेन्यू फाइनेंस के इंचार्ज, रेवेन्यू फाइनेंस के इंचार्ज, ये भी मेंबर है, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या फिर टैक्सेशन या फिर कोई और दूसरे मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शन तो आपको जीएसटी वाले टॉपिक में और डिटेल में पढ़ना रहेगा। इसके नोट्स मत बनाओ, है ना, ये वाले नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉलिटी के अंदर आप ऑलरेडी डिटेल में रहो, पढ़ते ही हो। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी का काम क्या होगा, नॉर्मल सी चीज है भाई, जीएसटी से रिलेटेड ही पूरे काम करेगी ना। स्लैब्स डेवलप करना, डिफिकल्टीज को कम करना है, प्रॉब्लम सुनना, क्या ही बोले। अरे इसका आंसर दिख गया होगा आपको। चलो ट्राई करो, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो अभी पढ़ाया था। 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। पहले तो ये भी देखा करो करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, इसमें करेक्ट ही पूछा था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास 1/3 टोटल वेटेज है वोट्स का काउंसिल के अंदर, बिल्कुल सही। 3/4 मेजोरिटी जो है, डिसीजन जो है काउंसिल के अंदर उसको एटलीस्ट 3/4 टोटल वोट्स ऑफ सभी मेंबर्स की आवश्यकता होती है। टोटल वोट्स नहीं होते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, टोटल वोट्स नहीं होते, प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहला जो है 2/3 एटलीस्ट। कोरम क्या होता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं जिससे मीटिंग शुरू होगी,
तो कोरम 50% है भाई, 2/3 नहीं है, 50% होता है कोरम जीएसटी काउंसिल का। तो यही तो चीजें हैं, ये फैक्ट्स जो आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। अरे यार इसका भी आंसर दिख गया क्या आपको? हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नरोजी का टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो उसका तो आप ही बताएंगे। वीडियो को पॉज करो, बताओ, ट्राई करो, और एक मेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखने की ट्राई करना। और ये है भैया हमारे के आंसर। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, इनके स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, और तैयारी करवाई तो जाती है बहुत अच्छी, बट करना आपको है भैया, अच्छे से करिए, मन लगाकर। जो कुछ चीज आपने ली है और जिन्होंने नहीं ली वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल गाइस।